हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही परीक्षा उपयोगी क्लास 10th के लिए साइंस से संबंधित है। जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, उन प्रश्नों के लिए एक एग्ज़ाम सीरीज़ अपने चैनल के माध्यम से हम डियर यंग लर्नर्स की हेल्प के लिए डेडिकेट करते हैं और ये आशा करते हैं कि आपके अधिक से अधिक अंक लाने में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो डियर लर्नर्स, एग्ज़ाम सीरीज़ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है या क्यों दिखाई देता है? तो डियर लर्नर्स, नीले एवं बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों से सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलाव। दोनों रंगों के इस गुण के कारण नीला एवं बैंगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, जिसका मिश्र रंग नीला होता है। अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो डियर लर्नर्स, समझने में कितना आसान है। अब दूसरा प्रश्न बनता है, हीरा क्यों चमकता है? उत्तर है, हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम, केवल 24 डिग्री का होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है, तब ही प्रकाश हीरे से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। अतः इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। तो डियर लर्नर्स, इसको इस तरह से सीख लीजिए, लिखने का अभ्यास कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण के दो उपयोग। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब सामने की लाइट, हेडलाइट में किया जाता है। बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे बल्ब के प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण द्वारा समांतर हो जाती हैं और काफ़ी दूर के क्षेत्र में फैल जाता है कौन? प्रकाश, जिससे अत्यधिक उजाला होता है। तो ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर भट्टियों में किया जाता है। सोलर भट्टी को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे सूर्य से आने वाली समांतर किरणें भट्टी पर केंद्रित होकर उसे उच्च ताप प्रदान करती हैं। तो ये दूसरा उपयोग हो गया। और जब उच्च ताप सोलर पैनल को, सोलर भट्टी को मिल जाता है तो उससे विद्युत आवेश मिलने लगता है और उसका उपयोग अन्य अन्य कार्यों में किया जाता है। तो डियर लर्नर्स, अगला क्वेश्चन इस तरह से, किसी वाहन के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसी वाहन के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन का मतलब आपकी मोटरसाइकिल हो गई, ट्रक हो गया, बस हो गई, आदि आदि। उत्तर है, किसी वाहन के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और पीछे आते या जाते हुए
वाहनों के विस्तृत क्षेत्र को देखा जा सकता है एवं दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है वाहनों को पीछे वस्तुओं को देखने के लिए? तो डियर लर्नर ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, पानी के बीकर में रखी परखनली चांदी जैसी चमकदार क्यों दिखाई देती है? उत्तर है, पानी के बीकर में रखी खाली परखनली चांदी जैसी चमकदार दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश किरणें जल, जो एक सघन माध्यम है, ये तो एक दूसरे के सापेक्ष ही सघन या विरल होता है। जल सघन माध्यम से परखनली की वायु एक विरल माध्यम में, वायु एक विरल माध्यम हो गया, जल सघन माध्यम में, वायु एक विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अतः वे किरणें जो जल के क्रांतिक कोण 49 डिग्री से बड़ा कोण बनाते हैं। देखिए, अलग अलग माध्यम के लिए क्रांतिक कोण अलग अलग होता है, बनाते हुए परखनली पर आपतित होती हैं एवं पूर्ण परावर्तित हो जाती हैं। अतः नेत्र पर अधिक चमकदार दिखाई देती हैं। ये भी प्रश्न याद कर लीजिए डियर लर्नर्स। अगला प्रश्न है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, सीमाएं इस तरह से हैं। नंबर 1, प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, अभी जैसे इसके पहले वाला आंसर आपने पढ़ा। दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। अब अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण बताइए। रात के समय जब भी हम आसमान में देखते हैं तो कुछ तारे हमको टिमटिमाते हुए, कुछ क्या लगभग सभी तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसका उत्तर है, गर्म एवं ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परावर्तित होता रहता है। डियर लर्नर्स, ये परावर्तित अक्षर छूट गया था रा, तो ऊपर हमने लिख दिया परावर्तित होता रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरणें निरीक्षक की आंखों, निरीक्षक मतलब देखने वाला, की आंखों तक अनियमित रूप से आती हैं। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो डियर लर्नर्स, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपने ध्यान दिया, वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है और तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें का भी अपवर्तन होता है। तो जो भी आंखें देख रही हैं तो नियमित रूप से ये परावर्तन का आभास होता रहता है। इस आभासी स्थिति के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। डियर लर्नर्स, अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? सामान्यतः ये कितनी होती है? उत्तर है, यदि किसी वस्तु को नेत्र के बहुत निकट रखा जाए तो वह स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसका कारण यह है कि नेत्र की समंजन क्षमता की एक सीमा होती है, अर्थात नेत्र के लेंस की फोकस दूरी एक न्यूनतम सीमा से और कम नहीं की जा सकती। समंजन की इस अधिकतम सीमा द्वारा नेत्र जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो डियर लर्नर्स, ये रहा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आँख के लिए होती है। डियर लर्नर्स, अगला प्रश्न है, आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं।
तो समंजन क्षमता भी आपने पढ़ लिया। डियर लर्नर्स, एग्ज़ाम सीरीज़ में क्लास 10th में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। वर्ण विक्षेपण, उत्तर है यदि हम एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश, उसमें सभी रंग विद्यमान होते हैं इसलिए उसको श्वेत प्रकाश की संज्ञा दी जाती है, को एक कांच के प्रिज्म से गुजारें तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि जो हमारा श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, कांच के प्रिज्म से गुजरकर अपने अवयवी रंगों में, जो भी उसके सारे रंग हैं, मुख्यतया 7 रंग, इंद्रधनुष वाले 7 रंग होते हैं, उनमें विभाजित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, प्रिज्म के आधार से ये वर्ण विक्षेपण वेबग्योर शब्द क्रम से होता है। इस वेबग्योर शब्द क्रम में जो जो अक्षर आए हुए हैं, तो ध्यान ये देना है, प्रिज्म का आधार, ये नीचे का हिस्सा आधार कहलाता है, ये वाला हिस्सा, इसको आधार कहेंगे हम लोग। तो आधार जो है लिख देते हैं, इसमें स्पष्ट रहेगा, बेस या आधार। ये एक प्रिज्म है और ये प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरी, ये अंदर जा कर के इसने अलग अलग जब निर्गत हुई, निकली, तो अलग अलग क्रम में इस तरह से ये बट गई। तो शब्द बनेगा आधार की तरफ से वेबग्योर। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि वी फॉर होता है वायोलेट, मतलब बैंगनी, सभी लोग जानते हैं इस कलर को। आई फॉर होता है इंडिगो, इंडिगो जामुनी भी कह सकते हैं आप, आसमानी भी कह सकते हैं। बी फॉर होता है ब्लू, मतलब नीला। और जी फॉर होता है ग्रीन, हरा। वाई फॉर येलो, पीला। ओ फॉर ऑरेंज, नारंगी। और आर फॉर रेड, यानी लाल। ये 7 रंगों में वर्ण विक्षेपण होता है। तो डियर लर्नर्स, परीक्षा की इस सीरीज़ को बहुत ही सावधानीपूर्वक लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, बार बार अभ्यास कर लीजिए। हमारा शुभ आशीष आप सभी डियर यंग लर्नर्स के साथ है। परीक्षा में बहुत ही उपयोगी, बस थोड़ी सी मेहनत करिए और अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी डियर यंग लर्नर्स के साथ। शुभ आशीष।